इमामा की जैसे जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? इमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सालार ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। उसे डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। वहां छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। वो बैग से अपना सेल निकाल कर देखने लगी। इस पर वाकई बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी, लेकिन ये कब आई थी? शायद जब वो रिसेप्शन में बैठी अपनी सोचों में गर्क थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का गिलास लेकर आया। उसे इस वक्त उसकी शदीद जरूरत थी। प्यास की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। सालार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा और वो उठकर गया। गाड़ी का पता चल गया था। इमामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फोन होल्ड पर रखते हुए उससे पूछा। इमामा को अपनी अगली हिमाकत याद आई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस दोनों वहां छोड़कर आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो उस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ ये दोनों चीजें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर उसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहां से जा चुका था। उस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो उसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब वो उसे करीबी पार्किंग में छोड़ गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था मालिक गाड़ी के पीछे आ रहा होगा। जूस यकदम उसके हलक में अटकने लगा था। गाड़ी में उसने नजरें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उसे मलामत नहीं की गई, जिसकी वो तवक्को कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है। वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था और हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर आईडी कार्ड या गाड़ी के पेपर्स साथ देना चाहता था, ताकि अगर उसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी लाने में दिक्कत ना होती। वो ग्लास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहां भी उसका कोई वजूद नहीं था। उसे याद आया कि वो दूसरे बैग में था। उसका दिल वहां से भाग जाने को चाह रहा था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफा सालार ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ के आईडी कार्ड की कॉपी होगी और कार की चाबियां भी भिजवा देता हूं। उसने फोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो मेरे स्लीपर्स यहां पड़े हैं। ये ऑफर बेहद बरवक्त आई थी। उसे वाकई इस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपना मुंह छुपा लेती। उसने जिंदगी में कभी खुद को इतना नाकारा और अहमक महसूस नहीं किया था। बाथरूम का दरवाजा बंद किए वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती गई। पानी कुछ बहा नहीं पा रहा था। ना शर्मिंदगी, ना मुहत्तक, ना उसका रंज। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है। उसने बाहर रिमशा की आवाज सुनी। वो सालार को छेड़ रही थी और वो जवाबन हंसा था। हाँ, आज की डिजास्टरियस मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विजिट तो डिजर्व करता था मैं। वो आईने में अपने अक्स को देखते उनकी गुफ्तगू सुनती रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा था वो वापस कमरे में ना जाए। वो इस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाजा खुलने पर रिमशा खैर मुकद्दमी अंदाज में उसकी तरफ आई। चलो किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहां आई, रिमशा ने उससे मिलते हुए कहा था। सालार जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूं। तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूं, उसने कहा। रिमशा इमामा को खुदा हाफिज कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊंगी। उसने कमरे में पड़े जूते के डिब्बे से नया जूता निकालते हुए सालार से कहा। उसे लग रहा था वो इस वक्त एक खामखा की लाइबिलिटी बनकर आई है। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया है, ये खा नहीं सका।
वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए कह रहा था, मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खा लो। वो उसे बहला रहा था। इमामा के साथ कोई मसला था और इस वक्त पूछना बेकार था। जब भी वो परेशान होती इसी तरह चीजें भूलती थी और इतने महीनों में सालार इस चीज का आदी हो चुका था। वो जानता था वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ये उसके लिए अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही थी। वो अब सर झुकाए सैंडविच खाने लगी थी जो उसने प्लेट में उसके सामने रखा था। उसका ख्याल था वो अब उसकी इन तमाम हरकत पर कोई तबसरा करेगा, मगर वो उससे इधर उधर की बातें करता रहा। सैंडविच खत्म होने के बाद उसने इमामा से चाय का पूछा और उसके इनकार पर उसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूं, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूं। मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूं। उसने कहा, नहीं, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करेगा। तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ड्राइव करो। वो बोल नहीं सकी, ये जानने के बावजूद कि वो बड़ी आसानी से जान गया होगा कि इस वक्त उसे कोई परेशानी थी। मैं खुद चली जाती हूं, उसने बैंक के एग्जिट पर सालार से कहा। यार, क्लाइंट्स को भी यहां तक छोड़ने आ जाता हूं, तुम तो बीवी हो मेरी। वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी गाड़ी दरवाजे के सामने ले आया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए आया, मगर उससे पहले सालार उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने की बजाय उसे रुककर देखने लगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर उसके हलक में एक बार फिर से गिरें पड़ने लगी थी। एनीथिंग एल्स मैम? सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझा कि वो उसे कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू, उसने बिलाखिर कहा। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल मैम। उसने अपना बाजू उसके गिर्द फैलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सालार ने दरवाजा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में से इमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। वो अभी वहीं खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी के मेन रोड पर जाने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया था। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स उसके लिए खड़ा था। वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। फिर वो क्यों ये तवक्को कर रही थी कि वो उसके लिए इतनी कर्टसी दिखाता? उसने ठीक किया था, उसे ड्राइवर के साथ भेजा था। वो वाकई उस वक्त गाड़ी ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में होती तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती। ना वो इतनी बेवकत थी जितनी हर बार जलाल के सामने जाकर हो जाती थी। ना वो इतनी अनमोल थी जितना ये शख्स उसे समझ रहा था। एक उसे कोयला समझकर मलता था और दूसरा कोहिनूर। वो बेवकती कांच की तरह लगती थी और ये वक़्त खंजर की तरह, लेकिन दोनों चीजें जख्मी करती थीं उसे। वो घर आकर भी बहुत देर तक लाउंज में बेमकसद बैठी रही थी। आज का दिन बेहद बुरा था। कोई चीज उसे पुरसकून नहीं कर पा रही थी। तकलीफ दे यादों का एक सिलसिला था जो खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? सालार ने रात को खाने की टेबल पर उससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हस्बे तवक्को था। सालार ने खाना खाते हाथ रोककर उसे देखा। कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूं। उसने झूठ बोला। यह वाहिद तरीका था जिससे इस गुफ्तगू का मौजू उसकी जात से हट सकता था। सालार ने उसे कुरेदा नहीं था। वो बाज दफा इसी तरह परेशान होती थी और वो उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश किया करता था। आज भी उसने यही कुछ किया। वो डिनर के बाद काम के लिए अपने स्टडी रूम में चला गया।
इमामा ने सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं सकी। एक बार फिर सब कुछ फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो फिल्म जो आज बार बार चलती और फिर चलती रही थी। कितना वक्त उसने अंधेरे में बिस्तर में चित लेटे हुए छत को घूरते हुए गुजारा था, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा था जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। सालार सोने के लिए हत्तौल इम्कान आहिस्तगी से दरवाजा खोलते हुए अंदर आया था। फिर दरवाजा बंद करके वो लाइट ऑन किए बगैर इसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ चला गया था। इमामा ने आंखें बंद कर लीं। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेटा था। उसने इमामा की तरफ करवट ली और फिर इमामा ने उसकी आवाज सुनी। तुम जाग रही हो? उसने अपनी कमर के गिर्द सालार का बाजू हमायल होते हुए महसूस किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कुछ झुलाई थी। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हा के लिए उसका दिल चाहा वो उसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे ही लम्हा उसने इस ख्याल को झटक दिया था। इस सारे वाक़े में बताने वाली कोई चीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज जो किसी के लिए भी काबिले एतराज होती। वो सालार को भी ये नहीं समझा सकती थी कि वो जलाल की किन बातों पर तकलीफ महसूस कर रही थी। तो फिर बताने का फायदा क्या होता? कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस्ड थी, इसलिए तो कहा था कि बाहर चलते हैं। वो अब उसके बाजू पर सहलाने वाले अंदाज में हाथ फेर रहा था। मैं ठीक हूं अब, इमामा ने यकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह उसके सीने में मुंह छुपाते हुए उससे कहा। उसके सर को चूमते हुए वो उसे थपकने लगा। इमामा का दिल भर आया। अगर उसकी जिंदगी में जलाल अंसर के नाम का कोई बाब ना आया होता तो क्या ही अच्छा था। वो उस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी जिसके सीने में मुंह छुपाए वो इस वक्त माजी को खोजने में मसरूफ थी। जिंदगी में वो लोग क्यों आते हैं जो हमारा मुकद्दर नहीं होते? वो मुकद्दर नहीं बनते तो एड़ी का कांटा क्यों बन जाते हैं? जलाल के साथ होने वाली वो मुलाकात उसके लिए एक इत्तेफाक थी। वो ऐसा इत्तेफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो इत्तेफाकी मुलाकात के लिए बहुत खतरनाक असरात लेकर आने वाली थी। महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में। 2 दिन बाद एक डिनर में मधु थे। वो इस वक्त सालार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी। जब उसने हेलो की एक शनासाई आवाज सुनी, इमामा ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर हिल नहीं सकी। वो फारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सालार से मिल रहा था। मेरी बीवी, सालार अब उसका तारुफ करवा रहा था। तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूं, फारूक ने बेहद गर्मजोशी से कहा। सालार ने कुछ हैरान सा होकर फारूक को देखा। आप पहले मिल चुके हैं इमामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मुलाकात हुई है। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि ये उनकी पुरानी क्लास फेलो हैं और जब उन्होंने आपका विजिटिंग कार्ड इन्हें दिया तब मुझे पता चला कि ये आपकी वाइफ है। फारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैंने और मेरी मिसेस ने तो खाने पर इनवाइट किया था, लेकिन इन्होंने कहा आप आजकल मसरूफ हैं। फारूक ने ना इमामा की फक होती रंगत को देखा, ना सालार के बेतासुर चेहरे को। जो कुछ वो कह रहा था सालार को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन ना करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। उसके कान जैसे सुन हो रहे थे। उसने गर्दन मोड़कर अपने बाईं तरफ खड़ी इमामा को देखने की जहमत भी नहीं की थी। वो फिलहाल उसको देखना नहीं चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ मिल रही थी। और कब से? फारूक की बात सुनते हुए इमामा ने खुश्क होते हुए हलक के साथ सालार के चेहरे पर नजर डाली।
वो बगौर फारूक की बात सुन रहा था और उसका चेहरा बेतासुर था। उसने उसके बेतासुर चेहरे को देखकर गलत अंदाजा लगाया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। उसके बेतासुर चेहरे ने इमामा को अजीब सी खुशफहमी का शिकार किया था। वो इब्तदाई शौक से निकलने लगी थी। मुझे परसों ही सालार को बता देना चाहिए था, तब उसे ये शर्मिंदगी ना होती। उसे जरा पछतावा हुआ। वहां खड़े फारूक की बात सुनते और सालार के चेहरे पर नजर डालते हुए उसने इन हालात में सालार के रद्द अमल को बिल्कुल गलत समझा था। और क्यों ना समझती, इतने महीनों से वो जिस शख्स के साथ रह रही थी वो उसके नाज नखरे उठाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। उसने उसे कभी ये तासुर नहीं दिया था कि वो उससे नाराज हो सकता है या उसकी किसी गलती पर उसे माफ नहीं कर सकता। आप जहीर साहब से मिले हैं? उसने यकदम सालार को फारूक की बात काटते देखा। आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आए, मैं आपको मिलवाता हूं। सालार फारूक को लिए एक तरफ चला गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि उसने मौजू बदला था या वो फारूक को वाकई जहीर साहब से मिलवाना चाहता था। वो दोबारा पलटकर उसकी तरफ नहीं आया। वो डिनर के दौरान भी मर्दों के एक ग्रुप के पास खड़ा रहा। वो खुद भी अपनी कुछ दूसरी शनासा खवातीन के साथ खड़ी रही। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी पार्टी में वो उसके पास ही ना आया हो। उसे कुछ परेशानी होने लगी, लेकिन उसे अभी भी यकीन था सालार इस चीज को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाएगा। पार्टी के खत्म होने पर मेजबानों से रुखसत होकर वो होटल की लॉबी के दरवाजे पर अपनी कार के इंतजार में खड़े हो गए। इमामा ने एक बार फिर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उसका चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था, लेकिन उसकी खामोशी और संजीदगी बेहद मानीखेज थी। इमामा ने बात का आगाज करने का सोचा और तभी होटल का एक मुलाजिम उनकी गाड़ी ड्राइव वे में ले आया था। सालार उसे मुखातिब किए बगैर बाहर निकल गया। उसे अब शुबा नहीं रहा था कि उसकी अचानक खामोशी और बेएतनाई की वजह क्या थी। गाड़ी में बैठते हुए भी उसकी खामोशी इसी तरह थी। गाड़ी के मेन रोड पर आने के चंद मिनटों के बाद इमामा ने इस तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम नाराज हो मुझसे? विल यू प्लीज शट अप? वो फ्रीज हो गई थी। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूं, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। वो उस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन जो कुछ उसकी नजरों और उसके ठंडे लहजे में था वो इमामा को मारने के लिए काफी था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात इतनी मामूली नहीं जितनी वो समझ रही थी। वो उसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इतने महीनों में उसने पहली बार उसे अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करते देखा था। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में चला गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किचन में जाए या उसके बेडरूम में आने का इंतजार करे। अपनी चादर उतारते हुए और कुछ देर अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसका जहन अब माऊफ होने लगा था। वो इतने महीनों से एक आशिक और दोस्त के साथ रह रही थी और आज पहली बार एक शौहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने अपने सैंडल्स उतारे। तभी उसने सालार को किचन एरिया से पानी का गिलास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब उसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अब अपने गले से टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। कुर्सी खींचकर वो बैठी ही थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। सालार, मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है। उसने सालार की आंखों में अपने लिए कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी।
मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शौहर को धोखा देना क्यों जरूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हारे अपने शौहर में नजर नहीं आई? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। इससे बेहतर यह है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम कब से उससे मिल रही हो। मैं इत्तफाकन उससे मिली थी, सिर्फ एक बार। उसने भराई हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। सालार ने डाइनिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था। स्टॉप बी फूलिंग मी, वुमेन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इमामा की आवाज बंद हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। यूटोपिया खत्म हो रहा था। तुम समझती हो मैं अब तुम पर एतबार करूंगा? तुमने मेरी नजरों में आज अपनी इज्जत खत्म कर ली है। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए वहां रुका नहीं था। बेडरूम में जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया था। इमामा ने मुट्ठियां भेजकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट को रोकने की कोशिश की थी। उसके अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो बेहद तकलीफ दे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ वो उसकी काटदार नजरें थी। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सालार ने बना ली थी, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी उसने समझी थी। वो उसके और जलाल के माजी के ताल्लुक से वाकिफ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर वो इतना हंगामा खड़ा ना करता। वो कंजर्वेटिव नहीं था। उसे खुद ही जलाल से मुलाकात के बारे में बता देना चाहिए था। वहां बैठे बैठे बहते आंसुओं के साथ अब वो खुद को मलामत कर रही थी। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माऊफ ज़हन और हवास के साथ सिर्फ सालार के अल्फाज ज़हन से निकालने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये नहीं था कि वो उसे गलत समझ रहा था। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो भी उसे इसी तरह नाकाबिले एतबार समझता है जिस तरह वो उसे समझती है? वो सारी रात जागती रही। सालार बेडरूम में नहीं आया था। उसे यकीन था सुबह तक उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो कम जरूर हो जाएगा, और वो उससे दोबारा बात करना चाहती थी। वो फजर के वक्त कमरे में आया था। उस पर एक नजर डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज पढ़ने के लिए चला गया था। उसकी वापसी हमेशा की तरह जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले हुई थी। उसने इमामा को तब भी मुखातिब नहीं किया था। इमामा के निकाले हुए कपड़ों की बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में गया था। वो कुछ दिल बर्दाश्ता होकर किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। सालार तैयार होकर लाउंज में आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया। उसे पता था कि वो अपना लैपटॉप लेने वहां गया था, लेकिन ये वो नाश्ता करने के बाद किया करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सालार नाश्ता लगा दिया है मैंने। उसके स्टडी रूम से निकलने पर इमामा ने उसे कहा था, उसके लिए तुम जलाल को बुला लो। उसने बात नहीं की थी। उसे कोड़ा मारा था। वो सफेद पड़ गई। वो एक लम्हा के बगैर अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर निकल गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर वहीं डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी रही। उसके लफ्ज किसी खारदार तार की तरह उसके वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ नहीं खा सकी थी। उसने दोबारा सालार को कॉल की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसे यही तवक्को थी। उसने टेक्स्ट मैसेज के जरिए उसे माफी मांगी। उसने टेक्स्ट मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो रोजाना 7 या 8 बजे के करीब घर आ जाता था। अगर कभी उसे देर से आना होता तो वो उसे मतला कर दिया करता था, लेकिन इस दिन वो रात को तकरीबन 10 बजे के करीब घर आया था। आज बहुत देर हो गई। इमामा ने दरवाजा खोलने पर पूछा। सालार ने जवाब नहीं दिया।
वो खड़ी सिर्फ उसे देखती रह गई। लाउंज में रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन करते हुए वो बेडरूम में चला गया। ये जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहां आएगा। इमामा को यकीन था कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन बोझल दिल के साथ उसने खाना लगाना शुरू कर दिया था। वो 10-15 मिनट के बाद कपड़े तब्दील करके लाउंज में आ गया था। फ्रिज से एक एनर्जी ड्रिंक निकालकर वो लाउंज के सोफा पर बैठकर चैनल सर्फिंग करने लगा। खाना तैयार है, इमामा ने उसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो आगे बढ़ी। उसने टीवी से नजरें हटाकर उसे कहा, यह मेरा घर है, यहां मौजूद हर चीज मेरी है और खाना खाना या ना खाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसकी आंखों में बेरुखी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। उसने कभी उस शख्स के सामने अपना ऐसा लहजा रखने का सोचा तक नहीं था। वो मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्ता था जो उसको कमजोर कर रहा था। स्टॉप दिस बुलशिट। वो चैनल तब्दील करते हुए अजीब से अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ जरूर बन गया हूं, लेकिन बेवकूफ हूं नहीं। सालार, तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके सामने के सोफे पर बैठ गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो मैं तुम्हें समझ रहा था वो वाकई गलत था। इमामा के हलक में फिर गिरहें पड़ने लगी थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? उसने भराई हुई आवाज में कहा। इमामा, आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो। करो, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करो मुझे। वो उसकी आंखों में नमूदार होते आंसुओं को देखकर बुरी तरह मुश्ताइल हुआ था। ठीक है, तुम बात नहीं सुनना चाहते, मत सुनो, लेकिन माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे एक्सक्यूज करती हूं। मेरी गलती थी, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने नाकर्दा गुनाहों के लिए माजरत करना था। उसे अब एहसास हो रहा था। इस तरह मिलने की बजाय तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, उसने उसकी बात काट कर कहा था। सालार, वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। उसके आंसू बहने लगे थे और उसकी बात अधूरा छोड़ने पर वो सुलगा था। बहुत दुख है तुम्हें उसकी शादीशुदा होने का, तो कहो उसे तुमसे सेकंड मैरिज कर ले या बीवी को तलाक दे दे। लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही उसे अवेलेबल हो। वो सांस नहीं ले सकी। कम से कम उसे उसकी जुबान से ये सुनने की तवक्को नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बेयकीनी से कहा। तुम जो मतलब निकालना चाहती हो निकाल लो। उसने सामने पड़ी टेबल पर एनर्जी ड्रिंक का कैन और रिमोट कंट्रोल दोनों रखते हुए कहा। मेरे कैरेक्टर पर बात कर रहे हो तुम? उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। कैरेक्टर है तुम्हारा? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। कैरेक्टर था तो शादी की थी तुमने। उसे अपनी भराई हुई आवाज से खुद झुंझलाहट होने लगी थी। शादी नहीं, गलती की थी, एंड आई रिग्रेट इट। वो उसका मुंह देख कर रह गई। खामोशी का एक लंबा वक्फा आया था। फिर उसने अपने हलक में फंसा आंसुओं का गोला निकलते हुए कहा, मेरी फैमिली होती तो मैं तुमसे इस तरह की एक बात भी ना सुनती। लेकिन अब और कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊं। सालार ने जवाब में टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया। उसने फुरकान को कॉल की। तुम्हारा ड्राइवर सो तो नहीं गया? नहीं, दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। तुम्हें जरूरत है? हाँ। अच्छा, मैं उसे बताता हूं। सालार ने सेल फोन बंद कर दिया। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, तुम पैकिंग करके जा सकती हो, लेकिन मुझे कभी यह धमकी मत देना कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। जो कुछ तुम मेरे घर में बैठकर कर रही हो, बेहतर है तुम यहां से चली जाओ। वो उठकर बेडरूम में चला गया था। वो बुत की तरह वहीं बैठी रही। उसने उसे धक्के देकर घर से नहीं निकाला था,
लेकिन वो यही महसूस कर रही थी। चंद मिनट वो वहीं बैठी रही, फिर वो यकदम उठकर अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। लिफ्ट में उसने अपने दुपट्टे से भीगी आंखों और चेहरे को रगड़कर खुश्क करने की कोशिश की। वो ड्राइवर के सवालों से बचना चाहती थी। मुझे सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दो। उसके नीचे पहुंचने तक ड्राइवर फुरकान की गाड़ी निकाले हुए था। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए उसे कहा। रात के 11:15 बजे गाड़ी की पिछली सीट पर वो पूरे रास्ते आंसू बहाती और आंखों को रगड़ती रही। उसने जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उसे एक बार फिर अपने माँ बाप बुरी तरह याद आ रहे थे। सईदा अम्मा ने नींद से उठकर दरवाजा खोला और उसे दरवाजे पर देखकर वो बुरी तरह परेशान हुई थी। मगर इससे ज्यादा वो परेशान वो उसे अंदर आकर बिलक बिलक कर रोते देखकर हुई। सालार ने घर से निकाल दिया। वो सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। वजह क्या थी वो सैयदा अम्मा को तो क्या, किसी को भी नहीं बता सकती थी। भाईजान को फोन मिला कर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है वो? सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा था। उसने उनके इसरार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर सिब्ते अली को फोन नहीं किया। ये मुसीबत उसकी थी। वो उसके लिए लोगों की नींदें खराब नहीं करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई और अब उसी तरह रोते हुए उसका सर दर्द से फटने लगा था। फजर की नमाज के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई थी लेकिन आ गई थी। दोबारा उसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुलने पर उसे ये सब कुछ भयानक ख्वाब की तरह लगा था। सालार ने कोई फोन तो नहीं किया? उसने सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा। नहीं, तुम नहा लो, मैं खाना लगा रही हूं, फिर भाई साहब की तरफ चलते हैं, सईदा अम्मा कहकर कमरे से निकल गई। पता नहीं उसे क्यों उम्मीद थी कि वो अब बचता रहा होगा। शायद उसके चले जाने के बाद उसे एहसास हो गया होगा कि उसने ज्यादती की है। 12 घंटे गुस्सा खत्म होने के लिए काफी थे। अगर ये सब कुछ उसने गुस्से में किया था तो उसने बोझल दिल के साथ शावर लिया और सैयदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। वो पिछले कई महीनों से इतने कीमती कपड़े पहनने की आदी हो गई थी कि अपने जिस्म पर वो जोड़ा उसे खुद ही अजीब सा लग रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाने के 2 लुकमे लेते ही उसकी भूख मर गई। सैयदा अम्मा ने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। वो खाने के फौरन बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन इमामा डॉक्टर साहब को उनके ऑफिस फोन पर इस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। सालार हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर साहब के पास रात में जाया करता था और आज भी वही दिन था जब उसे वहां जाना था। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर साहब को इसके बारे में जो कहना चाहता है उससे पहले ही कह दे। कम से कम उसे बैठे बिठाए शर्मिंदगी का वो बोझ ना उठाना पड़े जो उस सारे मामले के बारे में उन्हें बताकर उसे उठाना पड़ता। लेकिन सैयदा अम्मा इस पर तैयार नहीं थी। वो जबरदस्ती उसे साथ लेकर डॉक्टर साहब के घर आ गई थी। कलसूम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह हवास बाख्ता हुई थी। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे, लेकिन बेटा झगड़ा किस बात पर हुआ? इमामा के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सैयदा अम्मा और कलसूम आंटी के हर बार पूछने पर उसे एहसास होता कि इस सवाल का जवाब उसकी नीयत साफ होने के बावजूद उसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो सैयदा अम्मा और कलसूम आंटी को ये बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी या किसी पुराने क्लास फेलो के साथ थी, तो दोनों सूरतों में वो कभी भी अच्छे रद्द अमल का इजहार ना करती। वो ये सब कुछ डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी, जो घर आते ही उसे इस तरह देखकर परेशान हुए थे। उसे मेरे कैरेक्टर पर शक है, उसने उनके बार बार पूछने पर सर झुकाए हुए कहा। डॉक्टर सिब्ते अली को जैसे शौक लगा था। सैयदा अम्मा और कलसूम आंटी भी बोल नहीं सकी थी।
डॉक्टर साहब ने इसके बाद उससे कोई सवाल नहीं किया था। वो रात को आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। उन्होंने इमामा को तसल्ली दी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसकी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो अब भी जैसे शौक में थे। सालार सिकंदर के बारे में जो तासुर वो आज तक बनाए बैठे थे, वो बुरी तरह मस्ख हुआ था। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब किसी गलतफहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सालार इस लड़की को आधी रात को अपने घर से इस तरह के इल्जाम लगाकर खाली हाथ नहीं निकाल सकता था, जिसे वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान उस रात अकेला आया, सालार उसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद उसे रोक लिया था और सालार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ था, इसलिए नहीं आ सका। फुरकान ने इत्मीनान से कहा, आपको उसने बताया है कि उसने इमामा को घर से निकाल दिया है। फुरकान चंद लम्हे बोल नहीं सका। इमामा को? उसने बेयकीनी से कहा। आपके ड्राइवर के जरिए ही उसने इमामा को कल सईदा बहन के घर भिजवाया था। फुरकान को पिछली रात सालार की कॉल याद आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे? मतलब फुरकान का दिमाग वाकई चकरा गया था। सालार इमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम उसके लिए यह बात मानना मुमकिन नहीं था कि वो उसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। वो उसे कल जिम में बहुत खामोश सा लगा और आज वो जिम में आया ही नहीं था, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी खामोशी का कोई ताल्लुक इमामा से हो सकता है। मैं उसे भी फोन करता हूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सालार को अपने सेल से कॉल की। सालार का सेल ऑफ था। उसने दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा। फोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर बात करता हूं, आप इमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान सा हो गया था। नहीं, इमामा आपके साथ नहीं जाएगी, उसने निकाला है, वो माजरत करके खुद लेकर जाए। डॉक्टर सिब्ते अली ने बेहद दो टोक अंदाज में कहा, आप उसे जाकर मेरा पैगाम दे दें। फुरकान ने कभी डॉक्टर सिब्ते अली को इतना संजीदा नहीं देखा था। सालार ने बेल की आवाज को चंद बार नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अंदाजा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता, और उसका ये इरादा क्यों था वो जानता था। उसने जाकर दरवाजा खोला और फिर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ गया। तुमने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान ने अंदर आते ही अपने अकब में दरवाजा बंद करते हुए कहा। मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर गई है। सालार ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझे ड्राइवर को भेजने के लिए कहा था। फुरकान उसके पीछे स्टडी रूम में आ गया। हाँ, कहा था, क्योंकि उसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कल जाना है, तुम आज चले जाओ, लेकिन मैंने उसे नहीं निकाला। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बेतासुर चेहरे के साथ कहा, बीवियां घर छोड़ने की धमकियां देती ही रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इसी तरह घर से निकाल दिया जाए। फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा, देती होंगी, बट शी डेयर्ड नॉट डू दैट टू मी। उसने फुरकान की बात काट कर कहा, डॉक्टर साहब कितने परेशान हैं, तुम्हें इसका अंदाजा है? ये मेरा और उसका मामला है, वो डॉक्टर साहब को दरमियान में क्यों लेकर आई है? वो सुलगा था, वो कैसे ना लेकर आती? तुम उसे घर से निकालोगे और डॉक्टर साहब को पता नहीं चलेगा? वो चाहती तो ना पता चलता। अगर इतनी जुर्रत थी कि घर से चली गई है, तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं,
किस बात पर झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? बस हो गया किसी बात पर। वो कम से कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। फुरकान आधे घंटे के सवालों जवाब और बहस के बावजूद उससे वजह नहीं पूछ सका था। फिर जैसे उसने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसे ले आओ। ये मैं नहीं करूंगा, न मैंने उसे निकाला है ना मैं उसे लेकर आऊंगा। वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, उसने दो टोक अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे। वो अपनी मर्जी से गई है या तुमने उसे निकाला है? डॉक्टर साहब का पैगाम यही है कि तुम जाकर माजरत करके उसे लेकर आओ। सालार खामोश रहा। मेरे साथ चलो, अभी उसे ले आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मैं खुद बात कर लूंगा। अभी करो बात। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं वो कुछ दिन वहां रहे, ये उसके लिए अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे वहीं बैठा उसे समझाता रहा, लेकिन वो उसके इनकार को इकरार में बदल नहीं सका। वो बेहद नाखुश सालार के अपार्टमेंट से गया और उसकी खफगी ने सालार की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा किया। उसने फुरकान से गलत नहीं कहा था। वो वाकई इमामा को घर से भेजने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने उसे धमकाने की कोशिश की थी और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वाकई उठकर चली जाएगी। उसके इस तरह चले जाने से सालार के इश्तियाल में इजाफा हुआ। उससे शादी के बाद वो पहली बार जिद में आया था, और ये सही था या गलत, एक मर्द की तरह अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था, अपसेट था, लेकिन अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर सिब्ते अली अगले 4 दिन उसका इंतजार करते रहे। वो नहीं आया, ना ही उसने उन्हें फोन किया। उन्हें खुद उसे फोन करने में आर था। उन्हें कहीं ना कहीं ये तवक्को थी कि वो उनका इतना एहतराम जरूर करता था कि उनका पैगाम मिलने पर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे उन्हें ज़हनी धचका पहुंचाया था। इमामा उस दिन से उन्हीं के घर पर थी। उन्होंने ये बेहतर समझा था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो उन्हीं के घर रहे। फुरकान डॉक्टर सिब्ते अली के घर और सालार के अपार्टमेंट के दरमियान घन चक्कर बना हुआ था। वो हर रोज डॉक्टर साहब के पास आ रहा था। ये जैसे उसकी तरफ से इस शर्मिंदगी को जाहिर करने की एक कोशिश थी जो वो सालार के इस रवैये पर महसूस कर रहा था। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा अबतर ज़हनी हालत इमामा की थी। उसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सालार उसके मामले में इस तरह का रवैया दिखा सकता है। वो घर में डॉक्टर साहब और कुलसूम आंटी की परेशानी देखकर खुद को और भी ज्यादा मुजरिम महसूस कर रही थी, और इस ज़हनी तनाव की वजह से उसे बुखार रहने लगा था। चौथे दिन डॉक्टर सिब्ते अली ने सालार को फोन कर दिया। वो ऑफिस में बैठा हुआ था और सेल पर डॉक्टर साहब का नंबर देखते हुए वो चंद लम्हे हिल नहीं सका। ये एक ऐसी कॉल थी जिससे वो बचना भी चाहता था और जिसे वो अटेंड ना करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। रस्मी सलाम दुआ के बाद डॉक्टर सिब्ते अली ने किसी तमहीद के बगैर उससे कहा, आप अगर शाम को मेरी तरफ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ जाता हूं। अगर मामला हल हो सका तो बेहतर होगा, वरना मामला खत्म कर लेंगे। उनके अल्फाज में उसके लिए किसी किस्म का इबहाम नहीं था। मैं आ जाऊंगा, मेहरबानी होगी आपकी। उन्होंने किसी मजीद बात के बगैर सलाम करके फोन बंद कर दिया। वो फोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। डॉक्टर सिब्ते अली का ये लहजा उसके लिए नया था, लेकिन गैर मतवक्को नहीं था। गैर मतवक्को सिर्फ वो जुमला था जो उन्होंने आखिर में कहा। मामला खत्म करने तक की नौबत कैसे आ गई थी? उसके नजदीक ये सिर्फ एक झगड़ा था। पहली बार उसके पेट में गिरें पड़ी थी। उस शाम को डॉक्टर सिब्ते अली ने हमेशा की तरह उसे दरवाजे पर रिसीव नहीं किया था, ना उससे मुसाफहा किया और ना वो उसके लिए उठे थे। वो मुलाजिम के साथ अंदर आया।
ڈاکٹر سبتے علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ پہلی بار ان کے منہ سے تم کا طرز تخاطب سن رہا تھا، اور وہ بھی اپنے لیے، ورنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ میں پچھلے 4 دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن اسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات۔ تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے۔ لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی۔ اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا، انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گاڑی ارینج کی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ کانپنے لگی تھی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرو؟ سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی؟ اندر بیٹھی امامہ کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی، اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن وہ 9 سال سے میرے پاس ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا، اب لے گا۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا، لیکن اس کی طرف خاموشی تھی۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ I'm sorry۔ اسے یقین نہیں آیا، یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کی اسے توقع تھی۔ اس کی معذرت نے اسے شوق دیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کو کچھ اور مشتعل کیا۔ ایک بات یاد رکھنا تم سالار، جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوا اور کچھ نہیں ہاتھ آنا تمہارے۔ ہاتھ ملو گے ساری زندگی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے۔ کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم رازق نہیں ہو اس کے، اللہ تم سے بہتر کفیل دے دے گا اسے، تم سے زیادہ مہربان، تم سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ وہ کاٹو تو لہو نہیں کہ مستاق بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبتے علی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، کبھی بھی نہیں۔ شرمساری ہی شرمساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا، اور اندر بیٹھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سمندر میں غرق تھی۔ اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو۔ تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دوں گا جو اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا۔ میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں، آپ اسے بلائیں، میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اسے گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا
सर देखने से बड़ी नदामत का सामना उसने आज तक नहीं किया था। क्या मलामत थी जो लाउंज में आकर बैठते हुए उसने खुद को की थी। ये सब कुछ उसकी गलती से शुरू हुआ था। मैं बहुत ज्यादा माजरत खा हूं। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ किया गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने सर या नजरें उठाए बगैर उसके बैठते ही कहा था। इमामा के रंज में कुछ और इजाफा हुआ। आज सालार के साथ ज्यादा हुई थी और इसकी जिम्मेदार वो अपने आप को ठहरा रही थी। बेटा, आप जाना चाह रही हैं तो चली जाएं, और नहीं जाना चाहें तो? डॉक्टर साहब ने उससे कहा। नहीं, मैं जाना चाहती हूं, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर अपना सामान पैक कर लें, डॉक्टर साहब ने उससे कहा। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। 2 दिन पहले कुलसूम आंटी ने उसे कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें ला कर दी थी। उसने उन्हें एक बैग में रख लिया। डॉक्टर साहब इमामा के उठते ही स्टडी रूम में चले गए और वो सर झुकाए बैठा रहा। बेटा, खाना लगवाऊं? कुलसूम आंटी ने जैसे माहौल बेहतर करने की कोशिश की। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूं। उसने अब भी नजरें नहीं उठाई। वो नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। मुलाजिम सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास उसे देकर गया। सालार ने कुछ कहे बगैर गिलास उठाकर चंद घूंट लेकर रख दिया। उसे अपनी चीजें पैक करके बाहर आने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। सालार ने खड़े होकर खामोशी से उससे बैग ले लिया। डॉक्टर साहब भी तब तक स्टडी रूम से निकल आए थे। वो उन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने आए थे, मगर हमेशा की तरह वो सालार से बगलगीर नहीं हुए थे। गाड़ी के सड़क पर आने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। फिर सालार ने कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। आई मिसबिहेव्ड विद यू। वो दोबारा उससे माजरत की तवक्को नहीं कर रही थी। सालार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे नहीं पता था कि अब्बू को इतना गुस्सा आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ। सालार ने उसकी बात काट दी। नहीं, ठीक किया उन्होंने, जो भी किया। गलत तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब है तुम ये सब कुछ कहोगे और मैं ये ना समझूं कि तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो? सालार खामोश रहा था। वो मुझे इत्तफाकन इस दिन पार्किंग में मिल गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया। सालार ने इस बार उसे नहीं टोका। अभी चंद माह पहले उसने दूसरी शादी की है। उसने लंच के लिए इसरार किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हें बुरा लग सकता है, और मैंने तो लंच भी नहीं किया था। कुछ देर रेस्टोरेंट में बैठे रहे, फिर वो आदमी और उसकी मिसेज आ गईं। मुझे देर हो रही थी तो मैं वहां से घर आ गई। बस इतनी सी बात थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं उससे मिली थी, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सुन लेनी चाहिए थी। आई ओवर रिएक्टेड। वो अब मध्यम आवाज में एतराफ कर रहा था। बेइज्जती करवाई थी इसलिए वो बुड़बुड़ाया था। वो उससे कहना चाहती थी कि वो इस वक्त उसकी किस कदर एहसानमंद हो रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसकी एक लम्हे की खामोशी ने उसकी इज्जत रखी थी, और पिछले तमाम दिन के रवैयों का जैसे कफारा अदा हो गया हो। वो एहसानमंदी के अलावा इस वक्त इस शख्स के लिए कुछ महसूस नहीं कर रही थी। उस वक्त तशक्कुर और शर्मिंदगी के सिवा कोई तीसरी चीज उसके पास नहीं थी। कुछ देर खामोशी रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी आदमी के साथ मेरा मिलना इतना बुरा लगेगा, वरना मैं तो कभी। कुछ देर के बाद उसने कहा था। सालार ने उसकी बात काटी। वो कोई आदमी नहीं था इमामा, वो अब मेरे लिए सिर्फ कोई आदमी है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसने नाक रगड़ते हुए आंखों को एक बार फिर साफ करने की कोशिश की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है,
اس نے امامہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جیسے ٹیمپریچر چیک کیا۔ بخار ہے، تھوڑا سا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، میڈیسن لے رہی ہوں میں، بیگ میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ایسی خاموشی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں کچھ عجیب دراڑیں ڈال دی تھی جو پچھلے چند ماہ میں ان کے درمیان بن گیا تھا۔ اس کو اتنا غصہ کیوں آیا، اور اس طرح کا غصہ؟ وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ غسیل نہیں تھا۔ کم از کم پچھلے 10 سالوں میں ایسے بہت کم مواقع آئے تھے جن پر کسی سے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی جتنی امامہ سے ہو گئی تھی۔ وہ جلال سے جیلس نہیں تھا، وہ انسیکیور تھا، اور وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی، اس کا مظاہرہ وہ 10 سال پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جلال کا یکدم دوبارہ ان کی زندگی کے منظر نامے میں اس طرح نمودار ہونا سالار کو ایک مرد کے طور پر بے حد تک آمیز محسوس ہوا تھا۔ باجی، آپ کہاں تھیں؟ اگلی صبح وہ ملازمہ کی بیل دینے پر جاگی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے پوچھا۔ میں چند دن اپنے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ملازمہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں، بس تھوڑا سا بخار ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے باجی؟ وہ بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے ملازمہ کی جوش پر ٹھٹکی اور پھر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم صفائی کرو۔ فون کی بیل ہونے پر وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ سالار تھا جو عام طور پر اسی وقت اسے کال کیا کرتا تھا۔ اتنے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آواز بہت عجیب سی لگی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا تھا۔ ناشتہ کر کے گئے تھے آفس؟ اسے کچن میں کوئی استعمال شدہ برتن نظر نہیں آیا تھا۔ نہیں، لیٹ ہو گیا تھا، ناشتے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ مجھے جگا دیا ہوتا، میں بنا دیتی، اس نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ رسمی جملوں کے بعد اب وہ خندق آ گئی تھی جس سے دونوں بچنا چاہ رہے تھے اور بچ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس یکدم الفاظ نہیں رہے تھے، اور وہ خود کوئی بات ڈھونڈنے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ بھی اتنی ہی خالی تھی۔ رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے، اس نے کہا۔ اچھا۔ گفتگو پھر اسکوائر 1 پر آ گئی۔ سالار نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ بہت دیر ریسیور پکڑے بیٹھی رہی۔ بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو وہ 1 ہفتہ پہلے فون پر کیا کرتے تھے اور اس گفتگو میں جو وہ اب کر رہے تھے۔ دراڑیں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ نشان کبھی نہیں جاتے۔ وہ بھی یہی دقت محسوس کر رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اس 1 ہفتے میں جو کچھ سیکھا تھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سیکھا تھا۔ کسی انسان کی محبت کبھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی کے نام کے رشتے میں بھی بندھی ہو۔ سالار کی محبت بھی نہیں تھی۔ ایک ناخوشگوار واقعہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا۔ وہ زمینی حقائق اسے پہلی بار نظر آئے تھے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ صرف محبوبہ نہیں تھی، بیوی بن چکی تھی۔ ایک مرد کے لیے اسے اب زندگی، دل اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا۔ سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ضرور رکھ لی تھی، لیکن اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقت کر دیا تھا۔ خوش فہمیوں اور توقعات کا پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا۔ اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح
गरम जोशी से उसे अपने साथ नहीं लगाया था। उससे नजर मिलाना, मुस्कुराना और उसके करीब आना शायद उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। पहले सब कुछ बेइख्तियार होता था, अब कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा था। खाने के लिए बाहर जाते हुए भी गाड़ी में वैसी ही खामोशी थी। दोनों वक्फे वक्फे से कुछ पूछते, फिर यकहरफी जवाब के बाद खामोशी हो जाती। वो पहला डिनर था जो उन्होंने एक दूसरे के सामने बैठे अपनी डिनर प्लेट को देखते हुए किया था, और दोनों ने खाना किसी दिलचस्पी के बगैर खाया था। वापसी भी इसी खामोशी के साथ हुई थी। वो एक बार फिर सोने के लिए बेडरूम में और वो स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन वो तकरीबन एक हफ्ते के बाद नाश्ते की टेबल पर थे। बात करना नजरें मिलाने से ज्यादा आसान था, और वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदगी और इन तकलीफ दे एहसासात को खत्म करने की जद्दोजहद में मसरूफ थे, जो इस टेबल पर बिन बुलाए मेहमान की तरह मौजूद थे। लेकिन वो मेहमान टेबल छोड़ने पर तैयार नहीं थे। एक हफ्ता के बाद ही वो घर का बना हुआ लंच ऑफिस लेकर जा रहा था। वो इमामा से कह नहीं सका कि उसने पूरा हफ्ता नाश्ते समेत खाना खाना ही छोड़ दिया था। वो घर इतने दिन उसके लिए भूत बंगला बना रहा। घर से निकलते हुए उसने इमामा से कहा, मेरे दराज में तुम्हारी रिंग है, वो ले लेना। इमामा ने जैसे करंट खाकर अपना हाथ देखा। मेरी रिंग? वो रिंग उसे पहली बार याद आई थी। वो मैंने कहाँ रख दी? मेरे ऑफिस के वॉशरूम में, उसने बाहर निकलते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वो खड़ी रह गई। कई दिनों के बाद उस रात सालार ने रग़बत से खाना खाया था। वो आमतौर पर एक चपाती से ज्यादा नहीं खाया करता था, लेकिन आज उसने 2 चपातियां खाई थी। और बना दूं? इमामा ने उसे दूसरी चपाती लेते हुए देखकर पूछा। वो खुद चावल खा रही थी। नहीं, मैं पहले ही ओवर ईटिंग कर रहा हूं, उसने मना कर दिया। इमामा ने उसकी प्लेट में कुछ सब्जी डालने की कोशिश की। उसने रोक दिया। नहीं, मैं वैसे ही खाना चाह रहा हूं। इमामा ने कुछ हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो बेहद गहरी सोच में डूबा इस चपाती के लुक में ले रहा था। वो जानती थी कि उसे उसके हाथ की चपाती पसंद है, लेकिन उसने उसे सिर्फ चपाती खाते पहली बार देखा था। उस दिन पहली बार उसने आखिरी लुकमा उसे नहीं दिया। वो खाना खाने के बाद उठ गया। वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी जब वो कुछ पेपर्स लिए आया था। ये क्या है? इमामा ने कुछ हैरानी से इन पेपर्स को देखा जो वो उसकी तरफ बढ़ा रहा था। बैठकर देख लो। वो खुद भी कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। वो भी कुछ उलझे अंदाज में पेपर्स लेकर बैठ गई। पेपर्स पर एक नजर डालते ही उसका रंग फक हो गया था। तलाक के पेपर्स हैं ये। वो बमुश्किल बोल सकी, नहीं, मैंने अपने वकील से एक डाइवोर्स डीड तैयार करवाया है। अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल हो गई कि हमें अलग होना पड़ा, तो ये तमाम मामलात को पहले से कुछ खुश उसलूबी से तय करने की एक कोशिश है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। वो अब भी हवास बाख्ता थी। डरो मत, ये कोई धमकी नहीं है। मैंने ये पेपर्स तुम्हारे तहफ्फुज के लिए तैयार करवाए हैं। सालार ने उसके कांपते हुए हाथ को अपने हाथ में लिया। कैसा तहफ्फुज? उसे अब भी ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने अलहदगी की सूरत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बच्चों की कस्टडी तुम्हें दी है, लेकिन मैं तो तलाक नहीं मांग रही। उसकी सारी गुफ्तगू उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, सिर्फ कानूनी तौर पर खुद को पाबंद कर रहा हूं कि मैं अलहदगी के केस को कोर्ट में नहीं ले जाऊंगा। फैमिली के जरिए मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे, और अगर ना हुए तो मैं तुम्हें अलहदगी का हक दे दूंगा, और इसी सूरत में अगर हमारे बच्चे हुए तो उनकी कस्टडी तुम्हें दे दूंगा।
एक घर और कुछ रकम भी तुम्हें दूंगा। जो भी चीजें इस सारे अरसे में हक महर, तहाइफ, ज्वेलरी या रुपए और प्रॉपर्टी की सूरत में तुम्हें दूंगा, वो सब खुला या तलाक दोनों सूरतों में तुम्हारी मलकियत होंगी। मैं उनका दावा नहीं करूंगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने बेहद खाइफ अंदाज में उसकी बात काटी। मैं अपने आप से डर गया हूं इमामा। वो बेहद संजीदा था। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ सकता है। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, लेकिन मैंने उस रात ये परवाह नहीं की कि तुम घर से जा रही हो तो क्यों जा रही हो और कहां जा रही हो। मैं इतना मुश्तइल था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम बाहिफाजत कहीं पहुंची भी हो या नहीं। वो बेहद साफ गोई से कह रहा था। और फिर इतने दिन मैंने डॉक्टर साहब की भी बात नहीं सुनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू पनिश यू। वो एक लम्हा के लिए रुका और इस सब ने मुझे खौफजदा कर दिया। मेरा गुस्सा खत्म हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना गिर सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव कर सकता हूं, लेकिन मैंने किया। बहरहाल मैं इंसान ही हूं। तुमको साथी की बजाय हरीफ समझूंगा तो शायद आइंदा भी कभी ऐसा करूं। अभी शादी को थोड़ा वक्त हुआ है। मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मैं बहुत खुशी खुशी ये सारे वादे कर सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं तुम्हें। लेकिन कुछ अरसे बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो पता नहीं हमारे दरमियान कितनी तलखी हो जाए। तब शायद मैं इतनी सखावत ना दिखा सकूं और एक आम मर्द की तरह खुद गर्ज बनकर तुम्हें तंग करूं। इसलिए अभी इन दिनों जब मेरा दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए, तो मैंने कोशिश की है कि ये मामलात तय हो जाए। सिर्फ जुबानी वादे ना करूं तुम्हारे साथ। मेरी तरफ से मेरे वालिद के सिग्नेचर हैं। इस पर तुम डॉक्टर साहब से भी इस पर साइन करवा लो। डॉक्टर साहब चाहें तो ये पेपर्स वो अपने पास रख लें या तुम अपने लॉकर में रखवा दो। वो आंखों में आंसू लिए उसका चेहरा देखती रही। मैंने तो तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, उसकी आवाज भराई हुई थी। लेकिन मुझे तो देनी चाहिए ना। मैं ये पेपर्स जज्बात में आकर नहीं दे रहा हूं तुम्हें। ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर रहा हूं। तुम्हारे बारे में बहुत पॉजेसिव हूं, बहुत इनसिक्योर हूं। वो एक लम्हे के लिए होंठ काटते हुए रुका। और अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कितना तंग कर सकता हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है। और फिर रुककर होंठ काटने लगा था। तुम मेरा ऐसा वाहिद असासा हो जिसे मैं पास रखने के लिए फेर और फाउल की तमीज के बगैर कुछ भी कर सकता हूं। और ये एहसास बहुत खौफनाक है मेरे लिए। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं, ना तुम्हारी हक तलफी करना चाहता हूं। हम जब तक साथ रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, और अगर कभी अलग हो जाएं तो मैं चाहता हूं एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर अलग हों। वो उसका हाथ थपकते हुए उठकर चला गया था। वो पेपर्स हाथ में लिए बैठी रही।